जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी प्रैक्टिस सेट की थर्ड क्लास और आज हम हिस्ट्री की करने वाले हैं, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट करके हम करते जाएंगे, वैसे बेस्ट रहेगा। ऐसे मिला जुला के फिर अंतिम एक महीना पहले फिर करेंगे। तो अभी मैं सब्जेक्ट वाइज ही करवाना चाहता हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा मॉडरेट है और थोड़ा लेवल भी हाई है और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी रहेगी। तो आप लोग अच्छे से इसको क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देना। तो शुरू करते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व की स्थापना की थी और इन्हें जनक भी कहा जाता है। और इसकी फुल फॉर्म होती ASI, जो भारतीय पुरातत्व की सर्वेक्षण का हेड जिन्हें कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने ही सर्वेक्षण करवाया था हड़प्पा सभ्यता की। तो मैं हर एक ऑप्शन की ऐसी शॉर्ट में जो थ्योरी होती है वो मैं आपको बताते चलूँगा सारी क्वेश्चन की। और बाकी इतनी टाइम नहीं थी जो पूरी थ्योरी लिखूं, तो सिर्फ क्वेश्चन है और उसकी आंसर आप लोग दीजिएगा, नहीं तो मैं आंसर बता के उसकी जो थ्योरी होती है थोड़ी जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बताते चलूँगा। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारत में पुरातत्व महत्व का एक पूरा पर्यटन स्थल है? तो कौन सा है? हुनसांगी। और ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। हुनसांगी स्थल कर्नाटक में। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। प्राचीन काल में प्राचीन काल में कामकार शब्द का संबंध क्या है? तो यह कामकार शब्द का संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूर से संबंधित है, जो कि जिनके पास ज़मीन नहीं होता, वो किसी ज़मींदार या पैसे या कुछ सामान के लिए काम करते हैं, मजदूरी करते हैं दूसरे की ज़मीन में, उसे भूमिहीन कहते हैं। और यह जो कामकार शब्द है, यह तमिल शब्द से लिया गया है, जो तमिल शब्द है कामकार। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? आज का थोड़ा क्वेश्चन हाई है, तो मैं सारे मॉडरेट क्वेश्चन लाया हूँ। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय में दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजार एवं हथियारों में मुख्य रूप से खाली स्थान, यहाँ पे आपको जवाब देना है, मुख्य रूप से क्या जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। यानी आपको जवाब देना है कि लोहे का जो इस्तेमाल हुआ था उससे पहले किस चीज़ का यूज़ होता था। उसके बाद फिर जो मध्य और पूर्व और दक्षिण पूर्व जो हमारी यूरोप है, एशिया यूरोप, उसमें लोहे से पहले किस चीज़ का उपयोग होता था? वो कांसा का उपयोग होता था, जो कि हड़प्पा सभ्यता में जिसे ब्रोंज एज कहा जाता है, कांसा जो हड़प्पा सभ्यता मिली थी, और इसे कांसा तांबा प्लस टीन मिलाकर बनती है कांसा। तो ये सब आप पॉइंट माइंड में याद रखिएगा कि कांसा क्या होता है, कांसा कैसे बनता है। तो कांसा तांबा प्लस टीन को मिलाकर बनता है कांसा। तो अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कहता है, भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किन कालखंड में होता आता है? तो इसका आप लोग जवाब पता है। भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? तो इसका आंसर है बी, 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे भारत में लौह युग की अवधि दी गई है। फर्स्ट ये है। और मध्य लौह युग 1000 से 100 ईसा पूर्व तक चली थी मध्य लौह युग। और उत्तर लौह युग चली थी 600 से 200 ईसा पूर्व तक चली थी उत्तर लौह युग। और जो मध्य लौह युग है वो चली थी 1000 से 100 ईसा पूर्व तक। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लास बहुत लोगों को बोरिंग लगेगी, क्योंकि मैं कॉपी में क्वेश्चन बताता हूँ। तो जिनको पढ़ना है, जिनको सिलेक्शन चाहिए, तो वो मैं सारे मॉडरेट क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाकी ये नहीं कि हाँ क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप लोग एक्स्ट्रा बुक ले लें। बुक की मैं बता दूंगा कल। बेस्ट बुक है, मैं भी मंगा रहा हूँ वो। तो वो आप मंगा लीजिएगा और उससे प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन ये वो सेम आपको एक आध क्वेश्चन मिल ही जाएगी, क्योंकि मैं पैटर्न वही यूज़ कर रहा हूँ। तो देखते हैं छठा क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोग खाली स्थान बनाने के लिए तांबा प्लस टीन को मिश्रित करते थे। यानी तांबा प्लस टीन को मिलाकर क्या बनाते थे सिंधु सभ्यता के लोग? तो वो कांसा थी। जो कांसा बनती है तांबा प्लस टीन को मिला के कांसा बनती है, जो हड़प्पा सभ्यता में पाया गया था। कांसा की नर्तकी जो डांस करती हुई एक लेडी की मूर्ति मिली थी कांसा की। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, कांसा। फिर देखते हैं सातवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? तो
ये मैं जो क्वेश्चन वाली है ये मैं टेलीग्राम पे इसकी PDF करके डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख के क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लोह युग के दौरान आरंभिक शहर में नियोजित का साक्ष्य प्रदान करता है? तो यह करता है कौशाम्बी, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये भारत में मध्य लोह युग की अवधि में फिर से रिवाइज करा देता हूँ। भारत में मध्य लोह की युग की अवधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। ये जो कौशाम्बी है ये कहाँ है? प्रयागराज यूपी में पड़ती है। फिर देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तने उत्तर भारत में प्रारंभिक लोह युग के बस्तियों की पहचान बन गए? तो इसकी आंसर हो जाएगी डी, चित्रित घूसर बर्तन। जो कि ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से थोड़ा लें और लास्ट में आप ज़रूर बताएं आपका कितने स्कोर आ रही है। तो ये मृदा भांड को कहा जाता है चित्रित घूसर बर्तन। फिर देखते हैं 9वां क्वेश्चन। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यानी कब का? ये टाइम पीरियड की बता रही है, यानी कैसे औजार यूज़ किए जाते हैं। माइक्रोलिथ क्या है? तो वो छोटे पत्थर के औजार के यूज़ किया जाता है, क्योंकि माइक्रोलिथ जब सेकंड पीरियड आया था, फर्स्ट याद दिला देता हूँ फिर से, जो हमारे पार्क ऐतिहासिक काल था। पहला था पूरा पाषाण काल, फिर आता मध्य पाषाण काल, फिर आता नव पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल आती है उस टाइम के औजार जो माइक्रोलिथ हो गए चुके थे, छोटे और नुकीले और शार्प, यानी पत्थर को लगड़ लगड़ के पतले बना दिए जाते थे छोटे, क्योंकि वो चलाने में आसानी होती थी। तो वही पूछा है यहाँ, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, तो वो छोटे पत्थर के औजार का यूज़ किया जाता था। फिर देखते हैं 10वां क्वेश्चन। पार्क ऐतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आप लोग ऑप्शन मैं देता हूँ। ऑप्शन है, इसकी आंसर होगी सी, क्रिश्चियन जो थॉमस थे, इनको आप सिर्फ थॉमस या क्रिश्चियन थॉमस नाम रखिएगा याद शॉर्टकट में, क्योंकि अंग्रेज़ों का नाम थोड़ा घुमक्कड़ रहता है और बहुत सारे ऐसे नाम है जो आप लोग याद करने में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो आप लोग शॉर्ट में सिर्फ क्रिश्चियन थॉमस याद रखिएगा। और ये 1820 में ये जो शुरुआत किए थे। तो अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कहता है, वह अवधि जब हम लगभग 1200 वर्ष पूर्व 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरण पाते थे, उसको क्या कहा जाता था? यानी 12,000 वर्ष पहले हम लोग किस अवधि में थे? तो जो पार्क ऐतिहासिक काल उसकी बात हो रही है, पूरा पाषाण, लघु पाषाण और मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो ये होगी नव पाषाण काल, क्योंकि सबसे ये बीची दौर बता रहा है। बाकी सबसे शुरू में स्टार्ट हुई थी पूरा पाषाण, फिर थी मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण, जहाँ पे लोग काफ़ी डेवलप हो चुके थे। ये सेकंड पीरियड है, जो यहाँ आंसर होगा सेकंड पीरियड, जो 12,000 वर्ष पूर्व और 1,000 वर्ष पूर्व तक चली थी, मध्य पाषाण काल। फिर देखते हैं 12वां क्वेश्चन। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो यह मध्य पाषाण काल में पाए जाते थे। हाँ, एक सेकेंड। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो यह पूरा पाषाण काल, क्योंकि जो फर्स्ट ही दौर था पूरा पाषाण, उस टाइम शुतुरमुर्ग की अवधि मिली। और ये सब जो बांटा जाता है कि हाँ पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये सब वहाँ कोई लिखित साक्ष्य में नहीं मिले हैं, तो फिर ये शुतुरमुर्ग की अंडा पूरा पाषाण में कैसे चल गई? माइक्रोलिथ की जो औजारें हैं वो मध्य पाषाण में कैसे चल गई? बाकी जो फिर पहिया है और भी जो वैज्ञानिक खोज है, घर बनाने लगे लोग, गांव बना लिए, कस्बा बना लिए, खेती करने लगे, पहला कुत्ता पालतू जानवर कुत्ता मिला। तो ये सब का विभाजन होता है समान के आधार पर, टाइम पीरियड पे बांट दिया गया है, क्योंकि वो इसे समझने में आसानी होती है। पूरा पाषाण में डाल दिया गया है, जो सबसे शुरुआती जो दौर था, जो समान शुरुआती दौर जैसा लगता है कि हाँ ये जो शुरू में यूज़ होता होगा, ऐसा यूज़ होता होगा, उसको पूरा पाषाण में डाल दिया गया। बाकी यहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। ये जो जितने कालक्रम बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, ये सब औजारों के बेस पे बांटा गया है कि हाँ इसे पूरा पाषाण में डालना चाहिए, अरे इसे नव पाषाण में डालना चाहिए। तो ये इसे सिर्फ पढ़ने में आसानी हो इसलिए ये 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो ये जो भारत में जो शुतुरमुर्ग के अंडे पाए गए थे, वह भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। और यह महाराष्ट्र के पठानपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे मिले थे। कहाँ? महाराष्ट्र में
पाटानपुरा स्थल में। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो थ्योरी जैसे आप मान लीजिए और इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखते हैं 13वां क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ भाषा में मृतकों का टीला है। ये किस भाषा में? जो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, यानी मोहनजोदाड़ो जो जो शहर था, वहाँ एक ही जगह लाशों का ढेर था, जैसे किसी का मुड़ी इधर, किसी का पैर इधर, तो इसीलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। बाकी हड़प्पा हड़प्पा शहर जो थी उसे एक कब्र जैसी मिली थी, जिसे जो दफनाया जाता है वो एक फ्रीक्वेंस से दफनाया गया था, जिसे उसे कब्रिस्तान वहाँ मिल कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे ढेर मिले थे, इसीलिए मृतकों का टीला कहा जाता है। और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में हुई थी। कौन किया था? राखालदास बनर्जी ने की थी। और ये किस नदी के किनारे थी? सिंधु नदी के किनारे थी। तो आप लोग हर एक ऑप्शन को ऐसे रिलेट करते चलिएगा। वैसे आपका रिवीजन ऐसा ही होता है, बाकी रिवीजन ये नहीं होता कि आप कॉपी जो नोट्स बनाए उसको वैसे ऐसे पढ़ने लगे, ऐसे रिवीजन नहीं होता। रिवीजन ऐसे होता है कि आप एक पेपर क्वेश्चन सॉल्व करिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आए थे, रॉन्ग क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ भाषा में मृतकों का टीला क्या है? तो इसे आप ऐसे रिलेट करना, मोहनजोदाड़ो इसकी खोज 1922 में हुई। कौन किया? राखालदास बनर्जी ने की। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। बस हम सिर्फ वन टाइम की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव जो सीबीटी एग्ज़ाम होती है, तो इसमें यही याद करना। बाकी अगर आप स्टेट पीसीएस या बीपीएससी ये सब का कुछ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फुल डिटेल में पढ़िए, फुल डिटेल में प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। लेकिन हम वन टाइम ऐसे 4 ऑप्शन में टिक लगाने वाली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो हमको रिवीजन इसी करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ भाषा में मृतकों का टीला ये क्या है? तो ये सिंधी भाषा है, जो उस टाइम सिंधु नदी थी, उस टाइम सिंधी भाषा चलती थी, तो ये सिंधी भाषा में, क्योंकि उर्दू तो नहीं थी, फारसी हिंदी ये सब तो बात की आई है, तो ये सिंधु सभ्यता पहले की थी, तो इसलिए सिंधु आंसर है इसकी। तो और आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं, यानी हम जो लिखते हैं हिंदी, ये बाईं से दाएं लिखी जा रही है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित प्राचीन भारत में कौन सी लिपि इधर से इधर लिखी जाती थी, यानी दाईं से बाईं लिखी जाती थी? तो वह खरोष्टी लिपि थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी, और इसे खरोष्टी लिपि कहा जाता है। और जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि पाई गई थी वो चित्रात्मक थी, बहुत चित्रात्मक, जो कि आज तक कोई पढ़ नहीं सका। तो अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं, या सिंधु घाटी की सभ्यता, या मिस्र की सभ्यता। ये सब मैं जो इसकी फर्स्ट ही क्लास चल रही थी हड़प्पा सभ्यता, उसमें मैं सब मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता सब के बारे में बता दिया था। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके पिछली वाली क्लास देख लें। तो इसका आंसर हो जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि नगर नियोजन सबसे बेस्ट सिंधु घाटी सभ्यता की थी, यानी वहाँ की जो रोड थी वो इस तरीके से 90 डिग्री की समकोण में काटती थी। तो यहाँ की नगरी थी वो सबसे बेस्ट थी। मेसोपोटामिया, मिस्र और बाकी रोम की सभ्यता जितनी थी, स्पार्टा की सभ्यता, हर एक से बेटर जो थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जो हमारे भारत में थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये ऐसे जो टिप्स होती है ये सबको आप इसी तरीके से रिलेट करके रिवीजन करते चलिएगा। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? किस स्थान से हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो यह हुई है दैमाबाद। और ये दैमाबाद कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, जो हड़प्पा की दक्षिणतम स्थल मानी जाती है। और रथ की मूर्ति यहाँ से प्राप्त की गई थी। तो आप इस तरीके से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिवीज़न आप इस तरीके से करिए कि हाँ, किस स्थल में हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा मिली? दैमाबाद। ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो आप इस तरीके से रिलेट करके रिवीजन करिए, आपके लिए बेटर रहेगा। और तभी पेपर निकलता नहीं तो आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िएगा, उसका आंसर दीजिएगा, उससे फिर रिलेट कुछ याद नहीं करिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या नाम से जाना जाता है? तो ये सब जो रावी नदी है, तो जो ऋग्वेद में और अभी क्या कहा जाता है, जो नदी की नाम है अलग अलग है। तो ये मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा था, जिसके कारण मैं इसे सिलेबस में उसमें टॉपिक में ऐड नहीं किया था। लेकिन इसको अब लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको क्वेश्चन में ला दिया हूँ, और यहाँ मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। आप लोग इसको हो सके तो एक कॉपी के कोने में नोट कर लीजिएगा। तो ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी को पुरुषनी नदी से कहा जाता था। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं लिख नहीं पाया था, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जो चिनाब नदी थी,
जिसे अभी भी चिनाब नदी कहा जाता है, उसको जो प्राचीन नाम थी उसका नाम था अस्किनी। और जो व्यास नदी जो अभी हमारी है उसको प्राचीन नाम था विपाशा। और जो झेलम नदी है उसकी जो प्राचीन नाम थी उसकी नाम थी वित्सता। तो ये सब नाम है, आप जो इम्पोर्टेंट मैं उसी के एक दो नाम बताते रहूँ। बाकी फिर आ जाता है गोमल नदी जिसका पहला प्राचीन नाम था गोमती। तो ये बस एक दो नाम है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी को आप मैं प्रैक्टिस भी करवा दे रहा हूँ, और ऐसे एक दो क्वेश्चन और बनेंगे तो मैं करवा दूंगा। फिर देखता हूँ 18वां क्वेश्चन, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सात सिंधु नदी का एक हिस्सा था। यानी यहाँ भी एक क्वेश्चन बन गया, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या था जो ऋग्वेदिक में वर्णित है। तो सतलुज नदी का पूरा नाम है शतुर्दी। तो ये सब पूछा जो आप देख लीजिएगा। फिर देखते हैं 19वां क्वेश्चन, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या है। तो उपनिषदों का केंद्रीय बिंदु है डी, दर्शन एवं ज्ञान। तो इसमें आप लोग को थोड़ा दिक्कत आज हुआ होगा मुझे पता है, क्योंकि क्वेश्चन आज का थोड़ा मॉडरेट है। और बाकी देखते हैं 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, 20वां क्वेश्चन में है चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों का यानी जादू टोना ये सब का कौन से वेद है। वेद तो हमारी चार है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इन चारों वेद में कौन सी वेद है जिसमें जादू टोना, वशीकरण, आत्मा ये सब के बारे में दिया गया। तो वो है अथर्ववेद, जो कि ये सबसे लास्ट में है। बाकी जो वेद त्रयी बोला जाता है वो तीन वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसे शुरू में लिखा गया था, फिर बाद में अथर्ववेद लिखा गया था, जो कि अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं गिना जाता है। वेद त्रयी अगर आपको पूछ दें कि हाँ वेद त्रयी में कौन नहीं आता है तो वो अथर्ववेद नहीं आता। अब वेद त्रयी में कौन कौन आती है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट थी। तो मैं ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की ऐसे जो शॉर्ट थ्योरी रहती है मैं हर क्वेश्चन के बताते चलूँगा, और आगे भी हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और रोज़ाना 20 क्वेश्चन करेंगे। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी या स्टैटिक जीके की मैं क्लास कल से परमानेंट करवा दूंगा, और मैं सिलेबस भी यहाँ तक कर दूंगा। और बाकी आप लोग को अगर मैथ, रीजनिंग ये सब जैसे सब्जेक्ट अगर कंप्लीट है तो आप लोग YT पे जाकर सर्च करिएगा, RWA की बैच मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वहाँ पे क्लासेस भी बहुत सी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी अपनी पढ़ाई को एक लेवल और ऊपर ले जा सकते हैं। बाकी मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा मैं वही सिर्फ करवाऊँगा। बाकी जो आपको लगता है, बाकी और सब टीचर्स हैं वो अच्छे से आपको बताएंगे। बाकी मैं अपने नज़र से जो मुझे बेस्ट लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग अच्छे से बताइएगा, और आप लोग का स्कोर कितना आया है, 20 में कितना आया कमेंट करके ईमानदारी से बताना। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए जय हिंद।